नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो जो लेके आऊँगा वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में होगा जो चाहती है कि भारत से क्या कहते हैं, भारत के जो भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और दूसरा ये क्या कहते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35 ए को फिर से बहाल करना चाहते हैं। जो पहले जो स्थिति थी उसी को फिर से लाना चाहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कितनी मुश्किल से उस धारा को वहां से हटाया गया है। और भारत के जो अन्य राज्यों में, अन्य स्टेट्स में जो कानून लागू होते हैं उसको फिर से लागू किया गया है। लेकिन ये इनकी मंशा ये है कि वहां पे फिर से जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से कानून हो, सब कुछ अलग से कोर्ट हो, सब कुछ हो। तो ये इनकी मंशा है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए मैं आप लोगों को बताऊं ये पार्टी कौन है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार आप सबको याद ही होगा। कन्हैया कुमार जो कि एआईएसएफ का अध्यक्ष था 2015 में जेएनयू में, जहाँ पे उसने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे टें 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 टें, भारत तेरे टुकड़े होंगे टें 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 टें। और जहाँ उसने कहा था कि जो भारत की जो आर्मी है वो कश्मीर में रेप करती है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करती है। तो ये आदमी वहां, ये जो कन्हैया कुमार है, उस पार्टी का स्टूडेंट विंग जो कि एआईएसएफ है उसका अध्यक्ष था। उसने उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद उसने सीपीआई एम को ज्वाइन किया। तो आपको बता दूं कि वो पार्टी है सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो उसने उसको ज्वाइन किया, फिर शायद उसको लगा होगा कि वहां पे उसका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है, तो उसने उसके बाद कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने उसे, आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उसके अगेंस्ट ने उसको वहां से कांग्रेस लड़ा रही है। मनोज तिवारी के अगेंस्ट में वहां से कांग्रेस ने खड़ा किया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि जो वो कन्हैया कुमार है, जो भाषण तो बड़े अच्छे से देता है, लेकिन उसकी मानसिकता क्या है आप लोग इससे समझ सकते हैं। अब चलिए बताते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। इनके जो मेन मैनिफेस्टो हैं, जो दो बड़े मुद्दे हैं उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो इन्होंने बातें कही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो मेन उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि भारत ये बीजेपी को और इसके जो एलाइज हो उनको किसी भी तरह से हराया जाए। ठीक है। उसके बाद से चाहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट में बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से जो इनका एजेंडा है, जो ये करना चाहते हैं इंडिया में, उसको ये लागू कर पाए। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा, ये चाहते हैं कि भारत से यूएपीए एंड पीएमएलए एक्ट है, जो कि जो खतरनाक आतंकवादी होते हैं और खतरनाक जो क्या कहते हैं अपराधी होते हैं उनके अगेंस्ट में लगता है। तो ये चाहते हैं कि ये एक्ट जो है ये क्या कहते हैं कानून से हट जाए। और इसके बाद एक एक पॉइंट और ये ऐड करते हैं कि भारत से जो ये क्या कहते हैं डेथ पेनाल्टी है, डेथ पेनाल्टी को खत्म किया जाए। मतलब कि ये चाहते हैं कि भारत में फांसी की सजा या डेथ पेनाल्टी जो भी उसको खत्म किया जाए। खतरनाक से खतरनाक अपराधी हो, खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी हो, उसको डेथ पेनाल्टी ना दिया जाए। तो ये इनकी मंशा है। अब आप लोग सोचिए कि क्या करना चाहते हैं। दूसरा, ये चाहते हैं कि जीडीपी का 6% है जो एजुकेशन पे खर्च किया जाए। ये अच्छी बात है, करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जो कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, 2.9% खर्च करती है जीडीपी का एजुकेशन पे। ठीक है। ये 6% करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनकी थोड़ा सा इनका संक्षिप्त विवरण दे देता हूं कि ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है। इन लोगों ने वेस्ट बंगाल में 36 साल तक राज किया था। ज्योति बसु आए, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी आए, 36 साल उन्होंने वहां पे रूल किया था। उससे पहले जो वेस्ट बंगाल था वो इंडिया का इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, जो कि आज मुंबई, गुड़गांव और इस तरह के जो शहर है। तो वेस्ट बंगाल में भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था और कल्चरल तो अभी भी बहुत रिच है। इनके शासन में आने के बाद तो वेस्ट बंगाल की हालत हुई, जो वहां के जो कल कारखाने थे, जो फैक्ट्रियां थी, उनका क्या हालत हुआ आपने देखा। अब वेस्ट बंगाल कहां पे है आप देख रहे हैं। दूसरी, इनकी गवर्नमेंट अभी जो ये क्या कहते हैं प्रेजेंट में गवर्नमेंट इनकी है केरला में, कम्युनिस्ट की। केरला की आर्थिक स्थिति क्या है इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि केरला इकोनॉमिकली कितना मतलब कि कमजोर है। जो भी हाइप क्रिएट किया गया है कम्युनिस्ट मीडिया की वजह से, और क्योंकि इन जो कम्युनिस्ट हैं इनकी प्रेजेंस जो है मीडिया में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इनके जो भी कारनामे हैं वो छुप जाते हैं। इनके ऊपर ये भी एक आरोप लगता है कि इनकी जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं चाइना से आते हैं। ये आरोप है, लगते हैं हमेशा, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो इनके अगेंस्ट में है वो इनको आरोप लगाती हैं।
ये भारत में डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन जो कम्युनिस्ट चाइना में है वहां पे देखिए वन पार्टी रूल है, वहां पे कभी इलेक्शंस नहीं होते हैं। जो वहां पे के प्रेसिडेंट हैं वो पता नहीं वहां पे क्या रूल है, अपने आप को हर 5 साल के बाद अपने खुद को अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं खुद ही। और ये लोग यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसके बाद से डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये कितना हास्यास्पद है आप लोग जान सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को हम लागू करेंगे, OST SC एंड OBC के लिए रिजर्वेशन में हम रिजर्वेशन लागू करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्लस प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी ये लोग रिजर्वेशन लेके आएंगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि रिच जो है, रिच पे हम टैक्सेस बढ़ा देंगे। अब देखिए रिच पे टैक्सेस बढ़ा देना बड़ा अच्छा बात लगता है कि अरे हाँ रिच पे टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन यहां से जो रिच हैं उनका जो फिर से जो माइग्रेशन शुरू होता है बाहर देश में, जो आके वो रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्सेस होते हैं, अपने पैसा कमाते हैं और बाहर भेज देते हैं, वहां पे अपना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से फिर आगे कंडीशन क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद से ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो वो पार्लियामेंट से पास हुए हुए कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी ना हो सके। उसके बाद ये चाहते हैं कि इंडिया से जो अभी CEA जो लागू हुआ है, सरकार ने भी जिसको लागू किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको भी निरस्त किया जाए, उसको भी स्क्रैप किया जाए। तो इनकी मंशा क्या है आप समझिए। उसके बाद ये जो बड़ा ये क्या कहते हैं, हाँ उसके बाद से ये चाहते हैं कि आधार से लिंक्ड, आधार और बायोमेट्रिक लिंक जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर के स्कीम्स हैं जो दिए जाते हैं वो आधार से लिंक होते हैं। आधार से पता चलता है कि जितने भी घोस्ट लोग थे जो कि सरकार की स्कीम्स का फायदा ले रहे थे बट वो कहीं पेपर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ा स्कैम हुआ होता था, तो ये चाहते हैं कि आधार से मैंडेटरी लिंकिंग को हटा दिया जाए, मतलब बायोमेट्रिक और आधार का जो अभी मैंडेटरी लिंकिंग है उसको हटा दिया जाए, उसको ना रखा जाए। तो इस पे भी आप समझ सकते हैं कि इनकी पीछे की मंशा क्या है और क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात है, कुछ स्टेट्स ने अपने यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ जो लगाया है, जिन लोगों का धर्मांतरण पैसा देके प्रलोभन देके जो धर्मांतरण कराया जाता था, तो वहां पे जो एंटी कन्वर्जन लॉ बना हुआ है उसको भी ये लोग हटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसको भी स्क्रैप कर दिया जाए। उसके बाद से ये चाहते हैं कि ये जो जिस तरह की भी डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशन मिलते हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो या कुछ इसी तरह का जो पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशन मिलता है वो बंद कर दिया जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग पे और जो खर्चे हैं वो सरकार उठाए। तो ये बर्डन भी ये लोग सरकार पे डालना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा था वो था, मैंने बताया था कि ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से धारा 370 लगे, 35A लगे। तो ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन फिर जब कश्मीर की बात आती है, माइनॉरिटीज की बात आती है, इस तरह की बातें आती हैं, सॉरी माइनॉरिटीज भी क्या कहें हम, तो ये बोलते हैं कि नहीं वहां पे अलग कानून होगा, अलग प्रधान होगा, जो कुछ भी है अलग होगा। तो ऐसा क्यों, जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ इक्वलिटी हो, तो फिर वहां पे आप अलग कानून क्यों चाहते हैं? इसके पीछे का भी मंशा आप थोड़ा, क्योंकि ये सेपरेटिज्म टाइप का लगता है कि ये सेपरेटिस्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, मुझे तो यही लगता है। दूसरा ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में दो कंट्रीज ऐसे हैं, दो देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न है, उनके पास न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, परमाणु शक्ति है, जैसे चाइना हो गया और पाकिस्तान, उसके बीच में हम लोग हैं। और ये चाहते हैं कि भारत का जो परमाणु शक्ति है, जितने भी परमाणु बॉम्ब्स हैं, जो भी परमाणु ये इक्विपमेंट्स हैं, उसको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसके पीछे इनकी मंशा क्या है मुझे तो अभी तक समझ में आया नहीं है, ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो बात थी CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, जो मैनिफेस्टो में मेन चीजें थी उसको मैं लेके आया, आप लोग समझ रखा है, जैसे था वैसे ही रखा। आशा है आप लोग इंजॉय करेंगे इस बातों को, और जो भी मैंने कहा है उसको सोचेंगे समझेंगे इलेक्शन से पहले कि किस पार्टी को अच्छा, मतलब कि मुझे तो देखिए अगर पर्सनली माना जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि इस टाइप के
विचारधारा इस देश में एग्जिस्ट करनी चाहिए कि जो भारत को ही खत्म कर दे, कंट्री को ही खत्म कर दे। तो इस बारे में आप लोगों को क्या जानना है, मतलब कि आप लोगों को क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो मतलब कि आप किस विषय पे, पॉलिटिक्स या किस विषय पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ये भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं डिटेल में। अगला मेरा जो वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स पे बनाना चाहता हूं। अभी बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि बीजेपी अगर फिर से आ गई पूर्ण बहुमत से, या मतलब कि भारी बहुमत से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन हैं, अमेंडमेंट्स हैं, काफी बार हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ था, जब से संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से अब तक कितनी बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस सारी चीजें मैं आप लोगों के लेके आऊं। बट इसमें क्या है कि रिसर्च वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है। तो मैं आप लोगों के साथ लेकिन लेके आऊंगा जरूर, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ये मैं करूँ। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, और मैं चाहता हूँ कि कृपया आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे। तो तब के लिए थैंक यू। जय श्री राम। बाय।